सो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि नाइन्थ क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? आप टेंथ में बहुत अच्छे से शुरुआत करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो बच्चे आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नाइन्थ क्लास का जो फाइनल रिजल्ट रहता है ना आपका, उसी से आपकी टेंथ क्लास की शुरुआत होती है। क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे आप किसी स्पोर्ट्स की बात कर लो, चाहे आप कोई गेम की बात कर लो, किसी भी इवेंट को जब आप स्टार्ट करते हो तो उससे पहले आपकी प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। फिर आप अपने फाइनल इवेंट में जब जाते हो तो वो इवेंट अच्छा जाता है। इसी तरह से नाइन्थ क्लास का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि नाइन्थ का रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा तो आपको एक अलग सा बूस्ट मिलेगा टेंथ क्लास को स्टार्ट करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल रिजल्ट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको सजेशन देता हूं कि बच्चे मेरे, जितना भी टाइम बचा हुआ आपके फाइनल एग्जाम के लिए, प्लीज अच्छे से पढ़ाई कर लो। मैथ्स मैं आपको यहां पे करवा दूंगा। 5 चैप्टर्स जिनका वेटेज 40 मार्क्स है, वो मैं आपको यहां पे कंप्लीट करवाऊंगा। और 40 में से 40 मार्क्स आपके 100% आ रहे होंगे, ये मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूं आपको। क्योंकि समय कम है, तो इसलिए मैंने इन 5 चैप्टर्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो आप मान के चलो कि 100% आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिमिलर टाइप, टर्म चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन इसी टाइप का आपको मिलेगा। आप किसी भी सीबीएसई स्कूल में है, ये वाले क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लेना, राइट? सो प्लीज आप जल्दी से नोटबुक पेन लेके आइए। आज मैं आपके 2 चैप्टर्स यहां पे कवर करूंगा जो अलजेब्रा के अंडर आते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं दे आर वेरी लिमिटेड, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है। बस आपने करना क्या, उनको परफेक्ट करना है। और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी रखा है, उसको जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो मेरे साथ पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन की प्रैक्टिस करो। और 20 मार्क्स का वेटेज इन दोनों का, तो 20 मार्क्स आपके कंफर्म है। कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इनको आपने रिवाइज करना है, कैसे इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैं यहां पर आपको पॉलिनोमियल करवा रहा हूं, उसके बाद मैं लीनियर इक्वेशन करवाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल चैप्टर का सिलेबस क्या है, आपको कितना पढ़ना है। बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ना। देखिए इधर, यह है आपका सिलेबस। ये टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं इसमें आप ध्यान से इनको पढ़ो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको क्या लगता है कि अभी हमें इन टाइप्स को यहां यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहिए? नो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पकड़ो, उसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट में थ्योरी लिखा होता है बस उसको एक बार रीड कर लो और अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। इसका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लाइक लेंथी क्वेश्चन। इसका अगर कोई क्वेश्चन आया वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें लर्निंग पार्ट है। आपको इसमें थ्योरी पढ़ना है और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के नोट्स बना लेने। इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स थ्योरी पढ़ना आपको, ठीक है? जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स पे टाइप्स रहती हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बस ये नोट्स बना लेने, एमसीक्यू आ जाएगा आपको सीधा सीधा। उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे भी टाइप्स रहती हैं पॉलिनोमियल की, तो पहले आपको डिग्री पता होनी चाहिए। तो जो भी पॉलिनोमियल रहता है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। अब ये तो मैं यहां नहीं सिखाऊंगा क्योंकि समय कम है हमारे पास। डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस जो मेरी वीडियोस हैं लास्ट ईयर की, वो आप देख सकते हो, उसमें डिटेल में पढ़ा रखा है। नहीं तो मेरी अभी सजेशन यही है कि आप अपनी बुक की थ्योरी वाले पार्ट में जाइए और इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इस टॉपिक के। क्योंकि इसमें कोई भयंकर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, आपको एमसीक्यू टाइप में कोई क्वेश्चन आ सकता है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्या टॉपिक, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 99.9% इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट? अब ये क्या होता है, कैसे इसको समझना है, मैं आपको बताता हूं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसके अंडर मिडल टर्म स्प्लिटिंग यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। आप एक्सरसाइज 2.3 पे आ जाइए एनसीईआरटी पे, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सभी क्वेश्चन आने चाहिए। 4 के 3 है आई थिंक, ऐसा ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन है जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन है वो आनी चाहिए। उसके बाद जो आपके सिलेबस में आइडेंटिटीज हैं,
आइडेंटिटी से रिलेटेड फैक्टराइजेशन आपको पूछी जाती है, वो आपको आना चाहिए। तो ये वाले टॉपिक्स हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में आपको अभी यहां पे सभी लिखवाऊंगा, आप मेरे साथ इनको लर्न कर सकते हो। तो ये है आपका पॉलिनोमियल का सिलेबस, बहुत इजी है। ये वाला आपने थ्योरी में कर लेना है और बाकी वाले मैं यहां पर आपको अभी समझाने वाला हूं क्वेश्चन के साथ। एंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो करवाऊंगा मेरे बच्चे। इसके बाद इसके बाद इसके बाद हमें अभी समझना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिग्री। तो ये हो गया डन, क्योंकि इसको आपने अपनी बुक से कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? अगर आपको नहीं पता, नोटबुक पेन लो और मेरे साथ लिखो। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे देखिए इधर, लेट अस सपोज यू हैव अ पॉलिनोमियल x प्लस 2। आपको एग्जाम में आ गया, हो सकता है एमसीक्यू में भी आ जाए, इतना छोटा क्वेश्चन है कि इसका जीरो बताइए। अब जीरो का क्या मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है, जैसे इसमें वेरिएबल है x, ये अननोन क्वांटिटी है। इस अननोन नंबर की जगह कौन सा नंबर हम सब्स्टिट्यूट करें, कौन सा नंबर पुट करें जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो जो नंबर इसको जीरो बना रहा होगा वो इसका जीरो कहलाता है। जैसे कि मैं इस पॉलिनोमियल में -2 पुट कर रहा हूं x की जगह, तो मैंने -2 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, कितना आया आंसर? जीरो आंसर आ गया। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है? -2। तो x इज इक्वल टू -2 इज व्हाट? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दैट्स ऑल। बस ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका एक ही जीरो होता है, यानी एक इकलौता नंबर है जो इसको जीरो बनाएगा। तो लीनियर का एक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं मैक्सिमम, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं मैक्सिमम। दैट डिपेंड्स ऑन द डिग्री। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जितनी भी है उतने ही जीरोस होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है कि कोई पॉलिनोमियल दे दिया जिसकी डिग्री n है, तो उसने बोला इसके जीरोस कितने होंगे, तो आपने बोला n जीरोस होंगे, मैक्सिमम n जीरोस होंगे। इज इट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये छोटी सी एग्जांपल से यू कैन अंडरस्टैंड। अगर नहीं आता है तो मुझे बच्चे डाउट पूछे, कमेंट करें, जब कोई चैप्टर और समझना है वो भी आप मुझे बता सकते, लेकिन 5 चैप्टर पहले परफेक्ट करो, सजेशन मेरी यही है। और जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, मैं लास्ट वीडियो में बताया कि मुझे मैसेज करो, मैं आपको फाइनल पेपर के सैंपल पेपर दे दूंगा, तो मैं उन बच्चों को दे चुका हूं मैथ्स के सैंपल पेपर। वहां पे 2 सैंपल पेपर मैंने शेयर किए हैं, साइंस का भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, राइट। तो आपको भी अगर फुल लेंथ फाइनल एग्जाम जैसा पेपर चाहिए, बिल्कुल सेम पैटर्न का, सेम वेटेज के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैंने लास्ट टाइम भी अपना नंबर यहाँ पे शेयर किया था, फिर से लिख देता हूँ, 7889545233। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको आपका फाइनल पेपर जैसा पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आपसे शेयर करूंगा, आप उनको प्रैक्टिस करो। 2 पेपर आपको मिलेंगे, मोर देन सफिशिएंट, राइट। चलिए, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए मेरे बच्चे, उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। रीजन बिहाइंड, इसमें आप 3 कॉन्सेप्ट सीखते हो जिससे आपका 50% पॉलिनोमियल रिवाइज हो जाता है। अब वो 3 कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले आपको यही समझ में आ जाता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी कैसे है। पहला तो ये मेन टॉपिक ये कवर हो जाएगा। दूसरा, पॉलिनोमियल से डिवीजन कैसे करते हैं, जिन बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, और 100% इसका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल विद अ पॉलिनोमियल। थर्ड, इसमें आप ये भी सीखते हो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो अभी अभी पढ़ाया कि जीरो क्या होता है, वो भी आप सीख जाते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये सीखते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करना है, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखते हो। तो ये 3 to 4 टॉपिक्स कवर करता है ये वाला टॉपिक। तो आई सजेस्ट यू, इसके जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आप किसी भी सीबीएसई स्कूल में ये कोर टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर क्वेश्चन आता है तो हो सकता है लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आ जाए। तो मेरे बच्चे, ये टॉपिक का मैंने यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पूरा डिटेल में यहां पे समझा रहा हूं। मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने सिलेक्ट किया है।
सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये आता है तो आप इसको मेरे से पहले सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अगर नहीं आता तो नोटबुक पेन लेके बैठिए और मैं जैसे समझाता हूं, जो स्टेप्स बताता हूं, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना है। भयंकर टाइप क्वेश्चन कोई नहीं आता नाइन्थ क्लास में, क्योंकि इसमें टफ क्वेश्चन भी बन जाते हैं। थोड़ा इजी जिस टाइप का आपको दिख रहा है ऐसा ही क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे बच्चे। इसका रूल क्या है फैक्टरेशन का, जो मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूं दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, बाकी इसको फैक्टराइज करने के और भी मेथड्स रहते हैं, बट अभी जो मैं करा रहा हूं उसी मेथड से करो, आपको गलती कोई नहीं लगेगी, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी आपको एग्जाम में। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका जो लास्ट नंबर आपको दिख रहा है कांस्टेंट, इसके आपने फैक्टर्स लिख लेने हैं साइड में। जैसे 30 है तो इसके फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 नहीं होता, इसका 5 है, 6 होता है, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 होता है, 11 12 नहीं होता, 13 नहीं होता, 14 नहीं होता, 15 होता है, 15 के आगे कुछ भी नहीं होता, खुद ये 30 हो जाता है। तो ये बच्चे इसके फैक्टर्स हैं, और इसके नेगेटिव भी आप लिख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको एक साइड में लिख लेना है, ठीक है? एग्जाम में आप शो कर सकते हो, साइड में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, रफ मत करना, साइड में कर सकते हो। ये जो जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं इनमें से कम एक नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। अब वो जीरो क्या होता है, जस्ट अभी जो समझाया, मतलब इनमें से कोई एक नंबर इसको जीरो बना रहा होगा जब आप एक्स की जगह कोई नंबर यहां पे पुट करोगे। ये थोड़ा सा मतलब काम है जो करना है आपको। हो सकता है पहले नंबर से ना आए, दूसरे से ना आए, तीसरे से ना आए, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि पहले ही 15-15 इतने 30-30 या 6-6 नंबर मत पुट करें। पहले आप छोटे नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, ये प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ। तो पहले 3-4 अटेम्प्ट्स में वो नंबर मिल ही जाता है। इज इट क्लियर? तो ये पहला जो है यही सबसे बड़ा काम है कि आपको एक नंबर ढूंढना है जो इसको जीरो बना रहा है। और वो नंबर कहां से मिलेगा, ये जो है इसी के फैक्टर्स होते हैं। यहां मैंने 30 लिखा है, हो सकता है यहां कोई और नंबर हो, 6 हो, 4 हो, 9 हो, 11 हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके आपने फैक्टर्स बना के इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन देखनी है कौन जीरो बना रहा है। तो मेरे बच्चे यहां पे मैं 2 से ट्राई कर रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले यहां पर 2 पुट कर देना। तो मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया, जहां जहां x है वो 2 करना आपने। जैसे ही मैंने 2 पुट किया, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देनी है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, टेंशन आपने लेनी नहीं है, मैं आपके साथ हूं। 8 2 16, 2 का स्क्वायर 4 3 12, ये हो गया 34, यहां पे आ गया 30। यहां पर आप देखें प्लस वाली टर्म और माइनस वाली टर्म आ रही है, तो ये प्लस वाली टर्म, ये प्लस वाली टर्म, इनको प्लस कर लो पहले, 46 हो। ये दोनों माइनस वाली टर्म ये भी प्लस हो जाएंगी, 46। तो आप देखें, नोटिस करें, यहां पे ध्यान दें कि 2 ने इसको जीरो बना दिया है। तो मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, 2। कौन है, 2। काम बन गया, क्वेश्चन खत्म, आगे कुछ नहीं है, डिवीजन आनी चाहिए, अभी सिखाने वाला हूं। तो मेरे बच्चे इसके बाद आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? तो x इज इक्वल टू 2, अगर इसका जीरो है तो इस 2 को इधर ट्रांसफर करो, ये हो गया x माइनस 2 इज व्हाट, फैक्टर, इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक फैक्टर हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, हो सकता है बाकी फैक्टर्स भी ऐसे ही आप ढूंढ लें। ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हिट एंड ट्रायल करते जाओ, कोई गलती नहीं है। ऐसे ही 3 फैक्टर आपको ढूंढने हैं, उनको मल्टीप्लाई में लिखना है, फैक्टरेशन होगी। एक मेथड ये। लेकिन क्या होता है, कई बार यहां पर ये जो नंबर होते हैं, हो सकता है बाकी नंबर इसको जीरो नहीं बना रहे हों, क्योंकि वो नंबर रैशनल नंबर की फॉर्म में हो जो इसके जीरोस होंगे। ये इसके जीरोस बाकी वाले हो सकता है 2/3 हो या 7/5 हो, जो तो यहां नहीं है। इसलिए आई सजेस्ट कि सिर्फ एक नंबर से ही आप अपना काम चलाओ, बाकी वाले यहां से मत ढूंढो। अब बाकी वाले आपको क्या करने हैं, नेक्स्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन का, x माइनस 2 जो आपका फैक्टर आया, इस फैक्टर से आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। दिस इज नेक्स्ट स्टेप। तो इस स्टेप में आप सीखोगे डिवीजन। तो हो रहा है ना दूसरा टॉपिक कवर। पहले में आप जीरो सी का कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, अब तो मैं डिवीजन सिखाने वाला हूं। तो चलो हम डिवाइड करते हैं। मेरे बच्चे इस पॉलिनोमियल को लिखो, जल्दी से लिखो, डिवाइड करना है। देखो क्या था,
2x³ -3x², फिर -17x +30। ये है पॉलिनोमियल, इसको तुम्हें डिवाइड करना है। जो तुमने फैक्टर बनाया x-2, तो x-2 से इसको डिवाइड करना है। अब बहुत से बच्चे बड़ी तकलीफ में है, सर ये डिवीजन नहीं आती। अरे भाई ऐसे सिखा दूंगा चुटकी में, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको डिवीजन इसमें ऐसे ही करनी होती है जैसे आप नॉर्मली करते हो। आपको अगर डिवीजन नहीं आती तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसकी जो फर्स्ट टर्म है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, दोनों की फर्स्ट टर्म आपने रफ में लिखना होता है। ये लिखा भैया फर्स्ट टर्म, उसकी लिखी फर्स्ट टर्म, इनको करना होता है डिवाइड। देखो डिवाइड कर रहा हूं तो ये आपस में कैंसिल वगैरह हो जाएंगे, तो कितना आ गया 2x²। ये जो 2x² आया, ये हमारा क्वोशिएंट बनता जा रहा है इसकी डिवीजन का, तो यहां पर तुम्हें लिखना है 2x²। क्योंकि कई बार ना हमें समझ में नहीं आता कि जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं ना, तो हमें पता होता है यहां पर हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से छोटा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। लेकिन पॉलिनोमियल में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो आपको ट्रिक बता रहा हूं। इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर, दोनों को डिवाइड करो रफ में और यहां लिख दो क्वोशिएंट की जगह, तो क्वोशिएंट की पहली टर्म आ गई। अब जो तुमने यहां लिखा होता है, आपको पता है वो तुम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते ही करते हो, है ना? तो तुमको इसको इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² को x से करेंगे तो पहली टर्म हमेशा सेम बनेगी 2x³। अब इसको तुमने इससे करना है, कितना बनेगा सर जी -4x²। और उसके बाद डिवीजन जब कर रहे हो तो जो रूल है सब्ट्रैक्शन का सेम फॉलो करना है, कोई बदलाव नहीं है इसमें। तो ये साइन बदल जाएगा, यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, तो x² बचा प्लस का। ऊपर से जितनी टर्म्स है उतार दो। अब सेम प्रोसेस करते जाओ, जो मैंने पहले स्टेप में समझाया सेम स्टेप्स लगने हैं। अब ये बड़ा था, अब ये छोटा पॉलिनोमियल आ गया, डिवाइजर वही है सेम। अब वो कैसे करोगे, ये है x², इसको मैंने लिखा x² को साइड में। x² से मैं इस डिवाइजर की पहली टर्म से करूंगा तो मेरे को कितना मिला x, वो तुम्हें यहां पे लिखना है। प्लस का मिले प्लस लिखना है, माइनस का मिले माइनस लिखना है, प्लस x लिख दिया। इस x से पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है, x², इसको इससे किया -2x। सब्ट्रैक्शन, साइन बदल जाते हैं, कैंसिल, 17 में से 2 गया 15, लेकिन बड़ी टर्म माइनस की है, माइनस आएगा, इधर आ गया 30, ऊपर से उतार दिया। सेम स्टेप, इसकी फर्स्ट टर्म कौन है -15x, और इसको तुम्हें डिवाइड करना है x के साथ। हर बार तुम इन टर्म्स को डिवाइड कर रहे होंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ, जो यहां पे x है। तो डिवाइड किया, -15 आया, तुमको यहां पर -15 लिखना है। फिर तुम यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -15x, -15 इंटू -2 +30। आप देखें प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि x-2 उसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। रिमाइंडर 0 आ गया। ये हो गया इस क्वेश्चन का सेकेंड स्टेप। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? 0 ढूंढना है, 1 जिससे फैक्टर मिला। फैक्टर से तुम्हें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, डिवीजन सिखा दी, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। उसके बाद जो तुम्हें क्वोशिएंट मिला, ये लास्ट स्टेप है, जो क्वोशिएंट मिला ये आ गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन से 3 से 4 कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, तो समझदारी इसी में है ना। इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इसी में समझदारी है। 80-70% पॉलिनोमियल तो इन्हीं क्वेश्चन से आपका बन जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। बाकी रही आइडेंटिटीज, बताने वाला हूं ना क्वेश्चन कैसे हैं, आइडेंटिटीज क्या है, अभी बताने वाला हूं। पहले देखो इसको। अब बच्चे इसको करना है, इसको करना है, ठीक है, इसको करना है, करते हैं इसको। इसको मिटा दूं मैं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, क्या करना है अभी, क्या करना है, बोलो बोलो क्या करना है। ये जो आपका, ये जो आपका, ये जो आपका कौन आया, ये, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। अब बहुत से बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता होगा, लेकिन बच्चे सीखना ही पड़ेगा। आप 10th क्लास में जाने वाले हो,
कम से कम 5 to 6 चैप्टर्स ऐसे हैं 10th क्लास में जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके बिना बात ही नहीं बनेगी, आप परेशान रहोगे। आप परेशान क्यों हो रहे हो, इसको सीख लो ना। डिटेल में मैंने 10th क्लास की जो वीडियोस बना रखी हैं उनको भी सिखा रखा है, और लास्ट ईयर जो 9th को मैंने पढ़ाया था उसमें वीडियोस बनाई थी उसमें भी सिखा रखा है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख लो, और भरपूर क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत ज्यादा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो 10th की शुरुआत अगर अच्छी करनी तो मेरे बच्चे सारे कॉन्सेप्ट सीख के ही 10th में जाओ। तो यहां पर मैं आपको जल्दी से बता दूं कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा। मेरे बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल क्या होता है कि जो मिडिल में नंबर है x का कोफिशिएंट, तुम्हें इसको ब्रेक करना होता है दो टर्म में। अब 1 को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके। 1 को तुम लिख सकते हो 5 माइनस 4 1 होता है, 6 माइनस 5 1 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है। तो 1 को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरे बच्चे आपको उसमें से कौन सा पेयर चाहिए, कौन से दो नंबर चाहिए? वो दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आए, कांस्टेंट टर्म और इसका प्रोडक्ट जो आए। जैसे 2 है, ये -15 है, तो 2 और -15 को मल्टीप्लाई करो, -30। तो तुम्हें 1 को इस तरह से ब्रेक करना है कि दो नंबर का प्रोडक्ट -30 आना चाहिए, ऐसा पेयर ढूंढना है। तो अगर मैं 1 को ब्रेक कर दूं, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 होता है, लेकिन 5 4 से 20 होता है, -20, हमें तो चाहिए -30। तो वो कौन से दो नंबर है मेरे बच्चों? तो वो दो नंबर हैं, एक है 6, एक है -5। 6 में से 5 गया, एक होता है, ब्रेक हो गया 1, 6 5 जा 30, माइनस का 30 आ रहा है। बस ये रूल है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होते हैं जिससे तुम्हें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए, यहां पे लिखेंगे 6x, यहां पे लिखेंगे -5x -15। फिर ये 4 टर्म्स आ जाती हैं। फर्स्ट 2 टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन होता ही है, यहां नंबर 2 भी कॉमन है, साथ में x भी कॉमन है। तो यहां बचा आपके पास एक x, और यहां पे बचा 3। जो फैक्टर तुम्हारा यहां पे बनता है, थोड़ी सी आप स्पेस रखें और वही फैक्टर आगे लिखें, क्योंकि वो सेम ही आना होता है, डिफरेंट फैक्टर ये कभी नहीं होते, दोनों सेम होते अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही की है। तो मेरे बच्चे आपको थर्ड टर्म का यहाँ साइन लिखना होता है, थर्ड टर्म माइनस है, थर्ड टर्म का साइन, थर्ड टर्म में से x लिख चुके हो, यहाँ पे 5 बचा, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे दो फैक्टर तुम्हारे यहाँ पे आ चुके हैं, दैट्स ऑल। दो ये हो गए, एक x-2। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसकी करनी थी हमने फैक्टराइजेशन। तो 3 फैक्टर हमने बना दिए, एक x-2, एक x+3 और एक 2x-5। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ये 3 स्टेप्स में कवर होता है। इसकी जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही पॉलिनोमियल मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, ठीक है। खूब प्रैक्टिस करो, 10th में बड़ा हेल्प करेगी ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट या कुछ भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, माइंड में कोई क्वेश्चन बनता है, कमेंट करो, मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा आपको। अब मेरे बच्चे, ये मैंने यहां पे 6 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी सिखाया है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपने ये 6 क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेने, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है इन क्वेश्चंस में तो आप बता सकते हैं, क्वेश्चंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। नाउ द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सर आइडेंटिटीज याद नहीं होती, किसे याद करना है? आप बताओ आपकी क्लास में कितने फ्रेंड्स हैं? तो आप बोलोगे सर 40 की स्ट्रेंथ है, 39 दोस्त है मेरे, एक मैं हूं। क्या आपको 39 फ्रेंड्स के नाम याद है? 100% याद होंगे, ठीक है। उसके बाद स्कूल में और सेक्शंस के बच्चे होंगे, उनके भी नाम याद होंगे। अरे यार तुम ब्रिलियंट हो, एकदम ब्रिलियंट, इतने बच्चों के नाम याद रखे हैं, सभी टीचर्स के नाम याद कर रखे हैं, सबके ही नाम आपको याद है और आस पड़ोस में है। तो ये आइडेंटिटीज कुछ भी नहीं है कुछ नहीं, जो दिखता है ना बार बार उसी को हम याद कर लेते हैं। तो इनको भी बार बार देखा करो, एक साल तुम्हें मिला इनको याद करने के लिए। डोंट वरी, मैं लिखता हूं, मेरे साथ लिखो, याद हो जाएंगी। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी आपको लिखनी है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये बच्चे होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये है फैक्टराइजेशन वाली आइडेंटिटी, कि इससे आप फैक्टर बना लेते हो दो। दूसरा आपको लिखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मेरे बच्चे ये होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। थर्ड नंबर पर लिखो
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, 3 हो गई। इसके बाद लिखो ए प्लस बी का होल स्केयर। बोलो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्केयर? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। नंबर 5 पे लिखो ए माइनस बी का होल स्केयर। क्या होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, इसके बाद लिखो ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। 7th नंबर पर लिखो a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है बच्चे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। ठीक है, 7 आइडेंटिटीज हो गई। लिखो जल्दी से इनको, हैं याद करो इनको। फर्स्ट 7 में आप नोटिस करें दो ही यहां पे नंबर है, एक ए और एक बी, क्योंकि 3-3 वाली भी हैं, ए बी सी होता है जिनमें। तो ये आप फिलहाल 2 नंबर वाली इतनी कर लेंगे, मोर देन इनफ। बाकी जो बच रही हैं उसमें 3 नंबर इन्वॉल्व होते हैं, ए बी सी। 8th नंबर पर आ गई आपकी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। वेरी इंपॉर्टेंट, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर क्या होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। 9th नंबर पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये दो हैं जिसमें 3 नंबर होते हैं, ए बी एंड सी। अब बोलो इसका क्या रहता है? फैक्टर में जाता है ये भी। ए प्लस बी प्लस सी, पहला फैक्टर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे सी आया। आगे क्या होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आपको बस ये 9 आइडेंटिटीज को याद कर लेना है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं वो फैक्टराइजेशन फॉर्म में ही पूछा जाता है कि ये आइडेंटिटी को यूज करके फैक्टराइज करो, क्योंकि फैक्टराइजेशन में ही डिफिकल्टी आती है। अगर एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन आ जाए, लाइक आपको दिया हो x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर, आपको बोले इसको एक्सपैंड करो, तो ये आपके लिए बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि इसे तो आइडेंटिटी जस्ट अप्लाई करनी है। जैसे इसको लगेगा पहला वाला आइडेंटिटी ये वाला, तो आप इसको फटाक से कर लोगे। लेकिन दिक्कत कहां आती है? इसकी एक्सपेंशन फॉर्म अगर दी हो, वहां से तुम्हें फैक्टराइजेशन फॉर्म में लाना है, उसमें दिक्कत आती है बच्चों। तो वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझ लो उनको मेरे साथ। मेरे बच्चे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड। सबसे पहले आपको यहां पर ये जज करना होता है, सबसे पहले ये जज करना होता है कि ये जो एक्सपेंशन दे रखी है, बहुत सारी टर्म्स यहां पे दिख रही हैं, ये किस आइडेंटिटी से मैच खाती है। जब आपको ये क्लिक कर गया तो आपका क्वेश्चन हो गया। स्टेप्स इसके 2 ही मैं आपको बताऊंगा, 2 स्टेप में हो जाता है, 2-3 स्टेप में। तो आपको ये तब तक पता ही नहीं चलेगा जब तक आपको आइडेंटिटीज याद नहीं होगी, क्योंकि कैसे क्लिक करेगा माइंड में कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है, ये तभी क्लिक करेगा ना कि वो आइडेंटिटीज आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ये आप मेरे को बताओ ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो आप देखें स्पेस स्केयर है, स्पेस स्केयर है, स्पेस स्केयर है, तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें 3-3 नंबर हैं? तो 2 लिखवाई मैंने, एक 7th और एक 8th। पहली 7 तो है ही नहीं, 8th और 9th जो लिखवाई पहली 7 में तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें 3 नंबर है एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब ये 8th और जो 9th नंबर पे मैंने आइडेंटिटी लगाई उसमें से किसी एक से मैच करेगा। तो किससे मैच कर रहा है? तो यहां पर देखें, यहां पर देखें एक्सपेंशन फॉर्म इसकी देखें, ये 2ab 2bc 2ac जैसा लग रहा है। तो जो मैंने 8th नंबर पर आपको आइडेंटिटी लिखवाई है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उससे मैच कर रहा है, उसका एक्सपेंशन दिया हुआ है। अब आपको बस इसको फैक्टराइज बना देना है। फैक्टराइजेशन कैसे बनाना है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे कुछ नंबर नेगेटिव भी हैं, कुछ नंबर नेगेटिव भी हैं, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी देखें तो आइडेंटिटी में नेगेटिव है ही नहीं कुछ। दिखा देता हूं फिर से, देखो इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है। ए स्केयर बी स्केयर, सॉरी यहां सी स्केयर मिस कर दिया मैंने,
सी स्क्वायर। तो यहां पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आपको आया तो यहां पर दो नंबर नेगेटिव आ गए। अब ये नेगेटिव कैसे एडजस्ट करना होता है, दो ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक मैं बेस्ट वाला आपको बता रहा हूं। देखो आप नोटिस करो, एक्स वाई और जेड, तीन तरह के वेरिएबल यहां पे चल रहे हैं, एक्स वाई जेड, आइडेंटिटी में एबीसी है, यहां एक्स वाई जेड है। तो आप इनको ध्यान से देखो, जो नंबर नेगेटिव है उन दोनों नेगेटिव में एक वेरिएबल कॉमन होगा। एग्जाम्पल जैसे देखो, यहां पे एक्स वाई है, यहां पे वाई जेड है, यहां पे एक्स जेड है। तुमने नेगेटिव वाले पे ध्यान देना है, ये तुम्हारा एक्स वाई, ये तुम्हारा एक्स जेड। तो कौन सा वेरिएबल दोनों नेगेटिव के पास आ रहा है? एक्स। कौन सा आ रहा है? एक्स। तो तुम्हारा क्या काम है, यहां पे ये जो तीन नंबर हैं इसमें एक्स वाली टर्म को तुम्हें नेगेटिव रखना है, दैट्स ऑल। दूसरा ऑप्शन होता है कि इसको पॉजिटिव रखो, दो को नेगेटिव रखो। तो दो को नेगेटिव रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो एक को नेगेटिव रखो। तो किसको नेगेटिव रखना है? जो दो बार नेगेटिव है। आई होप यू गॉट इट। तो मेरे बच्चे इस नंबर को तुम्हें नेगेटिव रखना है, एक्स वाली टर्म को, लेकिन इसका तो होल स्क्वायर चाहिए। अब इसके बगल में अगर 9, 4, 16 कुछ लगा होता तो वो परफेक्ट नंबर है। अब 2 परफेक्ट नहीं है, जो 2 परफेक्ट नहीं है या जो नंबर परफेक्ट नहीं है उसके ऊपर स्क्वायर चाहिए। उसका एक ही रास्ता है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो और फिर स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ पे 2 है, इसके ऊपर मैं रूट लगा दूंगा, और बगल में x है और इसके ऊपर ऐसे होल स्क्वायर कर दूंगा। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। तो तुम्हें ए ढूंढना है, बी ढूंढना है, सी ढूंढना है, और ए बी सी इधर से मिलेगा। इनका भी कोई रोल नहीं है, इनको सब मैनेज अपने आप ही हो जाता है। ध्यान से देखो मैं क्या लिखता हूं, ये हो गया ए स्क्वायर, वाई पॉजिटिव रखना है, ये बी स्क्वायर। 8 भी परफेक्ट नहीं होता, इसको √8 लिख लो आप। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। आगे इनको नहीं देखना जब तुम लिखने वाले हो कुछ। क्या लिखने वाले हो? +2ab +2bc +2ca। तो उसमें इनका कोई रोल नहीं है लिखने में, क्योंकि आप इसको a, इसको b और इसको c बना चुके हो। आपको पता चल गया ए बी सी कौन है, तो बाकी आइडेंटिटी याद है। तो जब तुम 2ab लिखोगे तो a और b तुमको यहां से देखना है, वहां से नहीं देखना। वहां से देखते हो फिर ही कंफ्यूजन होती है। तो यहां पर तुम्हें क्या लिखना है? +2ab। तो a मैं वहां से देख रहा हूं, b मैं यहां से देख रहा हूं, 2ab, फिर क्या 2bc, b मैं यहां से देख रहा हूं और c मैं यहां से देख रहा हूं। ठीक है, 2ab 2bc, फिर आ गया 2ca, c मैं यहां से देख रहा हूं और a मैं वहां से देख रहा हूं। बोलो, इनको देखा मैंने? नहीं देखा, आपने भी नहीं देखना है। ठीक है, वो माइनस के लिए देखा, दैट्स ऑल। बाकी जब ऐसे आइडेंटिटी बना रहे हो तो उधर नहीं देखना, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अब जब आपने ये पूरा बना दिया आइडेंटिटी जैसा शेप, तो तुम्हें बस इसको लिख देना है कि क्या है इसका रिजल्ट। क्या होता है? a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये है बच्चे आपका आंसर। 2 ही स्टेप लगे ना। अगर समझ में आ गया है तो इसके सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके पॉलिनोमियल की जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.4, बाकी वाले पार्ट आप कर लेना, क्योंकि ये डिफिकल्ट पार्ट लगता है बच्चों को, मैंने वही सिलेक्ट किया एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज। अब देखो, क्या इसमें यही आइडेंटिटी लगेगी जो मैंने अभी अभी आपको करवाई? तो आप मुझे फटाक से बताओगे नो सर। क्यों? क्योंकि आपने पहचान लिया इसमें दो ही तरह की टर्म्स चल रही हैं, एक p वाली टर्म चल रही है और एक कांस्टेंट चल रही है। तो यानी जो फर्स्ट 7 आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई हैं उसमें से कोई एक आइडेंटिटी यहां पे बनेगी। तो आप देखें यहां पे क्यूब है, तो पहली 4-5 खत्म हो गई क्योंकि वो स्क्वायर वाली है पहली 4। यहां पे तुम देखो क्यूब वाली आइडेंटिटी और एक्सपेंशन फॉर्म में दे रखा है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा ए क्यूब ये किसी का क्यूब लग रहा है 216, बी क्यूब यहां पे पता नहीं चल रहा तो बना लेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे कि ए क्यूब बी क्यूब तुमने पकड़ लिया, तो दो आइडेंटिटीज जो मैंने बताई हैं उसी में से तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटीज तुम्हें याद होंगी। तो ये वाली जो दो आइडेंटिटीज हैं इनमें से कुछ बन रहा है। पहली 5 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गई हैं,
ये भी नहीं बन रही क्योंकि फैक्टरेशन फॉर्म में, वो एक्सपेंशन फॉर्म में दे रखा है। तो इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी बनेगी। तो ऐसा कुछ वहां पे लिखा हुआ है, ऐसा कुछ वहां पे लिखा हुआ है, बस तुम्हें थोड़ी सी सजावट करनी है, फिर इनको ये लिख देना है। देखो यहां पे कैसे लिखते हैं। ओके, 27 PQ, इसको डेकोरेट करो। कैसे आएगा? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। और P ये होगा, इसको बोल दो A क्यूब। फिर आ गया माइनस वाला टर्म है, ये 6 का होता है, तो 1/6 का क्यूब, ये हो गया A क्यूब माइनस B क्यूब। आगे उनको देखना नहीं, प्लीज, जो समझा रहा हूं वो समझो, इनको नहीं देखना, क्योंकि तुम्हें आइडेंटिटी याद है, और आइडेंटिटी में तुम्हें दो चीजों से मतलब है, एक ए से, दूसरा बी से। तो तुम यहां पर ए और बी ढूंढ चुके हो, आगे आइडेंटिटी याद है, उसके अकॉर्डिंग लिख दो। क्या लिख दो सर? A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3 A² B प्लस 3 AB²। बस ये है सारा खेल। इनको मैंने देखा ही नहीं, जब आप इनकी सिंप्लीफिकेशन करोगे ना तो यही चीज आ जाएगी। देखो मत, वो आ जाता है अपने आप, क्योंकि ए बी आपने सही सिलेक्ट कर लिया होता है। तो ये बच्चे मैंने आइडेंटिटी जैसा फॉर्म बना दिया है, अब तुम्हें लिखना है फैक्टरेशन फॉर्म में a माइनस बी का होल क्यूब। दैट्स ऑल, आई होप इट इज क्लियर। तो मेरे प्यारो दुलारे बच्चों, पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 टॉपिक्स वो कवर करती है, 3 से 4 वो वाले क्वेश्चंस। होमवर्क भी दे दिया, अच्छे से कर लेना। आइडेंटिटी सारी लिखवा दी, लर्न करोगे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जो डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को जिन क्वेश्चंस में, ये 2 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आप बना लेना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन है ये। टोटल 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे मैंने इतने बड़े चैप्टर पॉलिनोमियल से, तो ऐसे सिलेक्ट नहीं किए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको करोगे पूरा पॉलिनोमियल रिवाइज हो जाता है। बताइए अब कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है। यहां पर 3 टर्म आ गई एक्स वाई जेड, तीनों पे क्यूब भी है, यहां पे अलग से लिखा हुआ है। तो जो लास्ट आइडेंटिटी मैंने यहां पर आपको लिखवाई है, ये उससे मैच कर रहा है, लास्ट आइडेंटिटी से, ठीक है। तो तुमको इसको क्या लिखना है, 3x का क्यूब हो गया A क्यूब, ये हो गया B क्यूब, ये हो गया C क्यूब। इसको तो देखना ही नहीं, क्योंकि इसके बाद क्या आता है वो तुम्हें पता है, A क्यूब B क्यूब C क्यूब माइनस 3AB और ये C। क्लियर? ये हमने अभी सजावट की, डेकोरेशन की, पूरा इसका एक्सपेंशन बनाया। अब तुम्हें इसको आइडेंटिटी जैसा लिख देना। क्या था? A प्लस B प्लस C, फिर क्या था? A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB। तो मैं यहां से देख रहा हूं A और B, माइनस AB माइनस BC माइनस C और A। दैट्स ऑल, ये है आपकी आइडेंटिटी। फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया है, वही हमको करना था फैक्टराइज। थोड़ा इसका होल स्क्वायर आप ओपन कर सकते हो, 9x² y² इट इज z² 3xy माइनस yz माइनस 3xz। दैट्स ऑल। अगर ये आइडेंटिटीज समझ में आ गए, इनके बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गए, तो जो पहली 5 आइडेंटिटीज हैं वो छुटपुट आइडेंटिटीज, उनको आप ऐसे ही कर लोगे। पॉलिनोमियल इतना ही आप परफेक्ट करोगे अगर, तो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन 100% आप बना लेके जाओगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो पॉलिनोमियल इतना ही है, पॉलिनोमियल इतना ही है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, किसकी बात करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि 20 मार्क्स आपके, 20 मार्क्स मैंने टोटल बना देने आज ही, तो बस आप देखते जाओ। लीनियर कोऑर्डिनेट के मैंने एक साथ ही नोट्स बनाए हैं सारे, लेकिन अभी मैं आपको ले जाऊंगा लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा के अंडर चल रहा है ये। जस्ट अ मिनट, लीनियर इक्वेशन आ गया, जस्ट अ मिनट। चलिए देखिए, छोटा सा चैप्टर है ये,
बहुत छोटा है लेकिन टेंथ में बहुत बड़ा है टेंथ में, लेकिन बेस नाइन्थ वाला ही है। अगर नाइन्थ का अच्छे से आता है तो टेंथ का लीनियर आप ऐसे बना लोगे बड़े मस्त तरीके से। टेंथ में क्या एप्लीकेशन पार्ट है, थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सम करना पड़ता है, तो यहाँ भी मैंने वर्ड प्रॉब्लम रखी है, और ये वर्ड प्रॉब्लम सिलेबस में है, नाइन्थ के सिलेबस में आपको आ भी सकती है, तो इसलिए मैंने वर्ड प्रॉब्लम भी यहाँ पे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में आप ये टॉपिक्स को कवर करते हो। नंबर वन, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता है तो बात कैसे बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। उसका सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, एंड देन वर्ड प्रॉब्लम। ध्यान से समझो, मेरे साथ नोट्स बनाओ, आराम से आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे और इनकी समझ भी आ जाएगी। 20 नंबर तुम्हारे कंफर्म है आज, 20 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है, 20 मार्क्स आपके कंफर्म है आज। तो सबसे पहले, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर हमें पता, आगे बढ़ जाइए, हमें क्वेश्चंस करवा दीजिए। अरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी एक बार देख ले। क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ए बी सी इसमें कांस्टेंट है, ये रियल नंबर होते हैं, ए बी सी आपके रियल नंबर होते हैं, ये बिलोंग्स का साइन होता है बच्चे, ये रियल नंबर्स होते हैं। ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, अगर यही 0 हो गया तो पीछे कांस्टेंट ही बच जाएगा। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने होते हैं। तो एक लीनियर, सिंगल लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा इनफाइनाइट होते हैं इन टू वेरिएबल, ठीक है, टू वेरिएबल वाले के सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको मैं ये दे दूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो मैं बोलूँ ए बी सी बताओ, तो तुम्हें इसके साथ इसको कंपेयर करना आना चाहिए। बहुत से बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर ये जो कांस्टेंट है ये कहाँ रखना है, सर ये लेफ्ट साइड राइट साइड कहाँ रखना है, हमें समझ में नहीं आता। तो मेरे बच्चे, इसको जिस साइड मर्जी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने इसको राइट साइड रखा है तो आपने जब इसको कंपेयर करना होता है, जब आपने इसको कंपेयर करना होता है तो कंपेयरिंग में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसका सी भी उधर रख लिया करो। जरूरी नहीं सी को नेगेटिव रखना है, सी को आप प्लस ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे A3 B4 और C12 आ जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं जिसमें पूछ लिया जाए कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें ए बताओ या बी बताओ या सी बताओ, ठीक है, ये बेसिक है। थ्योरी फिर इसकी थोड़ी पढ़ लेना, बस ऐसे ही चुटपुट क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको। तो यू मस्ट नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो सिलेक्ट किया है, यही सिलेक्ट किया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ध्यान से देखें कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। मेरे बच्चे, इस 2 को मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5x की तरफ, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे मैंने लिखा 10x, 7 को भी मैं इधर ले आऊंगा, लेकिन इसने बोला है कि इसको टू वेरिएबल जैसे लिखो, तो यहाँ छोड़ दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो टू वेरिएबल में जब आपको लिखना है, क्योंकि आपको पता चल रहा है यहाँ y वाली टर्म नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर 0 इंटू वाई लिख देना है, दैट्स ऑल। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने लाइक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो मेरा ए बच्चे 10 बनेगा, बी मेरा 0 बनेगा और सी मेरा -7 बनेगा। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक्स वाली टर्म कोशिश किया करो कि प्लस की रहे, इसको उधर ले गए वाई वाली टर्म को, ऐसे हो गया। उसके बाद 3x 2y कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ एक 0 डाल के आप इसको मैनेज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप कंपेयर करेंगे जब, तो क्या मिलेगा आपको, A3 मिलेगा, B आपको -2 मिलेगा, C आपको 0 मिलेगा, दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाए और उसको बोल दिया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म या इन टू वेरिएबल में लिखो और ABC निकालो, 2 नंबर में बन सकता है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। Question number 2 is very very important and hardcore topic of this chapter. Find solutions. इसी चीज का बना हुआ है ये चैप्टर, सॉल्यूशंस निकालना आपको आने चाहिए, वो 10th में भरपूर निकालने आपको। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, फाइंड सॉल्यूशंस कितने, 2 पूछ सकते हैं, 3 पूछ सकते हैं, 4 पूछ सकते हैं, कितने पूछ सकते हैं, कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए। और जब आपने इसका ग्राफ बनाना है तो सॉल्यूशंस तो चाहिए चाहिए, ग्राफ के बिना तो, सॉल्यूशन के बिना तो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। बहुत से बच्चे रैंडमली क्या करते हैं, इसमें एक्स या वाई ऐसे पुट करते जाते हैं। मेरे बच्चे, इसका
प्रोसीजर होता है, इसके स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो किया करो। सबसे पहले आप देखा करो कि जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया करो। सर वो कैसे निकालना वैल्यू? वैल्यू इन द सेंस, जैसे x है, x को एक तरफ रखना है, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ ले जानी है, तो वो x का वैल्यू निकल गया। अगर y का निकालना है तो y को एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ लेके जानी है। तो वैल्यू उसी का निकालो जिसकी वैल्यू आसानी से निकल रही हो, जल्दी से निकल रही हो, आसानी से निकल रही हो, कॉम्प्लेक्स या फ्रैक्शंस ना बन रही हो। मैं यहां पर आपको बताता हूं, यहां पर मैं y का वैल्यू निकाल के बताता हूं। 4y 8, x उधर चला गया, ठीक है, x उधर चला गया, प्लस का हो गया, और मैं y निकाल दूं, y के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? 4, तो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाता है, तो मैं यहां पर इसको डिवाइड में ले आया। तो जब आप यहां पर y निकाल रहे हो, सही निकाला है, गलत नहीं है, लेकिन यहां पे फ्रैक्शन बन गई है। जैसे फ्रैक्शन बनेगी, हो सकता आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए, लेकिन इसमें बिना फ्रैक्शन बनाए भी हम क्वेश्चन कर सकते थे अगर मैं x की वैल्यू निकालता तो आपको राइट चॉइस करनी है एग्जाम में कि तुम्हें x निकालना है जो y निकालना है, निकालो जो मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफिकल्टी लेवल पे ही थोड़ा ध्यान देना होता है। तो यहां पर y निकालना मुझे लगता है सही नहीं है, तो हम यहां पर y को नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है, वो 1 है, -1 है, तो x बड़े आराम से यहां पे निकलेगा। देखो कैसे मेरे बच्चे, ये 4y है, 8 में इधर ले आया और इस x को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो x का वैल्यू निकल गया। अब मैं x को क्या लिख सकता हूं? x को लिख सकता हूं 4y - 8। देखिए, तो x आसानी से निकला, तो इसलिए x निकालो आप। अब आपने इसके बाद सॉल्यूशंस निकालना स्टार्ट करने होते हैं। कैसे निकालने? इसके साथ आप ऐसे बॉक्स बनाया करो। कई बॉक्स ऐसे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, आई सजेस्ट कि वर्टिकल बनाओ। जितने सॉल्यूशंस चाहिए आपको यहां पे मिलते जाएंगे, उन पॉइंट्स का आप नाम भी रख सकते हो। जैसे यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा y इज इक्वल टू 0, तो जैसे मैं यहाँ y 0 डालूंगा तो मेरी x की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ y 0 डाला, ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो x कितना आ गया? -8। तो तुमको यहाँ पर x और यहाँ पे y लिखना है, तो x का वैल्यू -8 आ रहा है और y का वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है ये बन गया है, इसका नाम मैं a रखूंगा, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी आप आगे लिख सकते हो, -8, 0। कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी पढ़ाना है मैंने, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सिखा भी दिया। उसके बाद आप फिर से y पुट करो, यहां पर y2 डाल दो। जैसे आपने y2 पुट किया तो कितना आएगा? सर 4 2 8 और -8, तो x 0 आया। तो x तुम्हारा यहाँ पे 0 आ रहा है और y तुम्हारा 2 है। x तुम्हारा 0 आ रहा है और y तुम्हारा 2 है, तो b का वैल्यू निकल गया, दैट इज 0,2। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं, बस यही सॉल्यूशंस होते हैं, इसी पॉइंट को सॉल्यूशन बोलते हैं। x और y इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर है? तो यहां मैंने 2 सॉल्यूशंस निकाले, तो आगे आप 4-5 जितने भी है आप निकाल सकते हैं। हार्डकोर टॉपिक है, सॉल्यूशन निकालना आपको एग्जाम में आ सकता है, 99.9% चांस है, क्वेश्चन यही बनता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + y। अब इसमें भी सिलेक्शन करो कि x निकालो कि y निकालो। x का कोफिशिएंट है 2, तो अगर x निकालोगे फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो y निकालो, वही सही काम है हमारा। तो y कितना आ गया? 6 - 2x, दैट्स ऑल। अब तुम यहाँ पे x पुट करते जाओ। जैसे x को 1 डाला तो y कितना आया? सर यहाँ 1 डाला तो 2 बचा, 6 में से 2 गया 4, y 2 आ गया। फिर तुम यहाँ पे x को 2 डालो, x को 2 डाला, 2 2 ज़ा 4, सर 6 में से 4 गया 2। फिर तुम यहाँ पे x कुछ डाल दो 3, x को 3 डाला, सर 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे y 0 आ गया। तो देखो मैंने यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस बना दिए, 1,4 पहला, b 2,2 तीसरा, c 3,0। तो अगर फ्रैक्शंस नहीं बनाई है तो सॉल्यूशन बड़े मस्त तरीके से निकलेंगे। ध्यान रखें कि किसकी वैल्यू को निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ये रखा है, इसमें फ्रैक्शन बनेगी ही बनेगी। तो यहां पर भी मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि अगर फ्रैक्शन बन रही है तो तुम्हें कौन सी फ्रैक्शन बनानी है, डिवाइड में कौन सा नंबर लाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें 2 से डिवाइड करना अच्छा लगेगा या 3 से डिवाइड करना? बताओ, 2 से डिवाइड करना अच्छा लगेगा कि 3 से डिवाइड करना? तो सभी आप बोलोगे सर 2 से डिवाइड करना हमें अच्छा लगेगा। तो 2 किसके साथ है? x के साथ, तो तुम x की वैल्यू निकालोगे। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, यहां पर तुम
3y को उधर ले जाओगे और x का वैल्यू निकलेगा 24 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करना सब बच्चों को आता है, इजी होता है, समझ में आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे y 0 डाल दूंगा, तो मेरा x कितना आ गया 24, ये 0 हो चुका है, डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 2 इज 12। तो पहला सोल्यूशन आ गया, इसका मैंने नाम रख लिया a.12,0। उसके बाद इसमें आप नंबर पुट करते जाओ और कोशिश करो फ्रैक्शन जब बड़े नंबर ना आए, क्योंकि ग्राफ अगर इसका आ गया तो फिर दिक्कत आती है। अब तुम यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे 4 डाल दो। जैसे तुमने y 4 डाला तो x आया 24, 3 y 4 है, डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 24 चाहती है 12 बाई 2, x इज इक्वल टू 12 बाई 2 दैट इज 6। तो x तुम्हारा 6 आ गया, तो दूसरा पॉइंट आ गया। तो दूसरा पॉइंट आ गया तुम्हारे पास 6,4। ठीक है, दैट्स ऑल। आई होप आगे आप सॉल्यूशंस निकालोगे, 4 सॉल्यूशन तक आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे आपकी रेफरेंस बुक में, एनसीईआरटी में भी हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने खास सिलेक्ट किया है क्योंकि थोड़ी बहुत ही इसमें कैलकुलेशन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड के। तो अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया, सॉल्यूशंस निकालना, और जो सॉल्यूशन होता है वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू इसके सॉल्यूशंस हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं। तो तुम्हें क्या करना होता है, ये जो x y है तुम्हें यहाँ पे पुट कर देना होता है, यानी x की जगह तुम्हें 2k माइनस 1 और y की जगह तुम्हें k डाल देना, जो भी दे रखा हो, ठीक है, जो भी दे रखा हो x और y का वैल्यू, वो तुम्हें x और y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है। एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 3 2 6 माइनस 3, ये हो गया माइनस 5 के 7, 6 में से 5 गया k 7, 3 उधर गया प्लस का हो गया, तो k कितना आ गया 10। लो भाई, इससे इजी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है। यहाँ पर मैंने ये 2 नंबर थोड़े बड़े रखे थे, ये नंबर बड़ा रखा था, तो इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया मेरे प्यारे दुलारे बच्चों? सच बताओ, आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ के लिए आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा नॉलेज अगर आपको है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको मैं अभी करवाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो फिलहाल ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, राइट। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें पूछ लिया गया, ग्राफ बनाने के लिए अगर पूछा है और ये मेंशन नहीं है कि कितने सॉल्यूशंस निकाल के ग्राफ बनाना है, तो आई सजेस्ट 2 सॉल्यूशंस निकालो बस। लेकिन आप 100% कॉन्फिडेंट होने चाहिए वो दोनों सॉल्यूशंस आपके सही हैं, क्योंकि अगर वो गलत हुए तो जज करना मुश्किल हो जाता है कि वो सही है कि नहीं है। 3 से पता चल जाता है क्योंकि लाइन पे नहीं आ रहे होते। लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं यार, 9th में तुम ये बना ही लोगे। तो 2 सॉल्यूशंस आप सही से निकाल के आओ। जैसे यहां पर मैं x का वैल्यू निकालूंगा 3 + 2y, ये x का वैल्यू निकाल दिया मैंने यहां से, ठीक है। अब मैं इसके 2 सॉल्यूशंस निकाल रहा हूं। देखो मैंने यहां पे y 0 डाल दिया, y 0 डाल दिया, सॉरी y 0 डाल दिया। जैसे y 0 डाला, जैसे y 0 डाला, जैसे y 0 डाला, x3 आया, तो x3 आया, y 0 था। फिर मैंने दूसरा सॉल्यूशन निकाल लिया, मैंने यहाँ पे y मैंने 1 डाल दिया, वहां पे y मैंने 1 डाल दी। जैसे y मैंने 1 डाला तो 3 + 2 5 हो गया, तो दूसरा पॉइंट आ गया 5 1। तो सिर्फ 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं आपको, 2 से काम बन जाता है। वो मेंशन नहीं होता कि ग्राफ बनाने के लिए बोला होता है, ये मेंशन नहीं होता कितने सॉल्यूशन से बनाना है। तो आप 2 ही निकालो, दैट्स ऑल, टाइम बचेगा आपका। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट मार्क करने मेरे बच्चे। ए पॉइंट कितना होगा, x3 है, 1 2 3। ये सब आपको ग्राफ पेपर पे करना होता है, आपको स्कूल में ग्राफ दिया जाता है उसी पे करना, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो y 0 है, तो पहला पॉइंट तुम्हारा a यहाँ पर आ गया, ये a का पोजीशन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 0। दूसरा है 5 1, तो x 5 है, 1 2 3 4 5। y कितने, 1 प्लस का ऊपर जाएंगे, माइनस होता तो नीचे आते, दैट्स ऑल। फिर आपके पास स्केल होगा, इन दोनों पॉइंट को प्रॉपर आपने ज्वाइन कर देने, दैट्स ऑल। बस ऐसे ग्राफ बनाया जाता है। हो सकता है एक ही ग्राफ पे आपको एक लाइन ऐसे और बनानी पड़े, तो अगर ऐसे एक लाइन और बनानी पड़ रही है तो इसके साथ एक इक्वेशन आपको और दी होगी, बस उसके भी 2 सॉल्यूशन निकालना और इसी पे बना देना। फिर बोलेगा कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट ढूंढ लेना। पॉइंट ढूंढने में दिक्कत है तो डोंट वरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी मैं आपको सिखाना है, उसमें आपको सिखा दूंगा पॉइंट कैसे ढूंढते हैं।
ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क है, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और दोनों का एक सिंगल ग्राफ पे बनाना है, वन सिंगल ग्राफ लेना आपको, ठीक है। और देखना लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। दोनों का एक पे ही बनाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वर्ड प्रॉब्लम। यहां पे डिफिकल्ट टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम एज सच नाइन्थ में नहीं पूछी जाती है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ो। आपको इस इंग्लिश को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वो मैथ्स की जो फॉर्म मिलेगी आपको, वो लीनियर इक्वेशन मिलेगी इन 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल, जैसा भी क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बताओ क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ ए पेन is 2.5 times the cost of pencil। ये जो इंग्लिश लिखा है, इसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में ले जाने के लिए वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, वेरिएबल्स में कंडीशन बनानी पड़ती है। तो यहां पर बात हो रही है कॉस्ट ऑफ पेन की, तो उसको लेट करो, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹X। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंसिल वो भी लेट करो, लेट इट बी Y, ₹Y। क्योंकि इक्वेशन में जाना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनानी है, तो वेरिएबल्स आपको लेने पड़ेंगे, ले लिया। अब तुम इस इंग्लिश को उतारो, इंग्लिश को उतारो तुम, कोई दिक्कत नहीं, लिखो इंग्लिश को। कॉस्ट ऑफ पेन इसकी जगह इक्वल डालो, 2.5 का मतलब होता है 2.5 मतलब 2.5, 2.5 कितना होता है 2.5, तो तुम्हें यहाँ पे 2.5 लिखना है, 2.5, 2.5 सबको पता है, 2.5 लिखना है तुमको, यहाँ पे 2.5 लिखना है, ये हो गया 2.5, है ना। जो इंग्लिश थी 2.5, उसका ये मैथमेटिकल होता है 2.5, 2.5। कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, अब जो तुमने ये इंग्लिश में लिखा कॉस्ट ऑफ पेन, इसको तुम लेट कर चुके हो कॉस्ट ऑफ पेन को, जो कि x है। अब 2.5 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना तुम्हें आता है, 2 2 4 और 1 5, 5/2 2.5 होता है, और यहां पर कॉस्ट ऑफ पेंसिल आपका y है। दैट्स ऑल। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही जो करवाया वही बन गया, यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ पर 5y आ गया। अब ये 2x माइनस 5 कॉन्स्टेंट है ही नहीं, इसको 0 ले लो। तो देखो किस तरह से एक स्टेटमेंट सम को आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन 10th में बहुत ज्यादा है, भर भर के हैं, तो प्लीज 9th में भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये 2.5 वाला जो पार्ट है, इधर बच्चे थोड़े कंफ्यूज होता है, तो मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दिया। जो इंग्लिश लिखा है उसमें जो भी जिस पे कंडीशंस है उनको आप लेट कर लो x y, फिर पूरा इंग्लिश उतारो, इज को इक्वल कर दो, फिर जो जो लेट किया वेरिएबल वो डाल दो और सिंप्लीफाई करो, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। दैट्स ऑल। आज का लेक्चर जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर उसी टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं खूब मन लगाकर, 2-3 घंटे लगेंगे, खूब मन लगाकर प्रैक्टिस कर लो इन दोनों, मैं कह रहा हूं कि 20 मार्क्स आपके फाइनल में कंफर्म है। अगर नहीं आएंगे मेरे को पूछ लेना, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, अनसब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो डिसलाइक कर देना। कंडीशन एक ही है, जो आज मैंने क्वेश्चंस कराए इसके नोट्स बना के सिमिलर टाइप क्वेश्चन खूब मन लगा के प्रैक्टिस करने, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है या लाइक कर दिया कीजिए, और वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाओ जिनको जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।